व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, बड़ा लिखें ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड मॉडर्न या मॉडर्निज्म से आप क्या समझते हैं? मॉडर्न या मॉडर्निज्म से क्या समझते हैं? कैन एनीवन टेल हाउ टू चेंज द टीचर? मुझे तो नहीं बदल पाओगे इसलिए नहीं बदल पाओगे कि मैं हूं। आधुनिक शब्द का मतलब नहीं पूछ रहा हूं। न्यू एरा, आधुनिक, इंप्रूव्ड, ठीक है, आइडियोलॉजिकल चेंज, कलयुग, मॉडर्नाइजेशन का मतलब पूछा है। ओके, चेंजेस, फाइन, 500, ब्रेकिंग कंजर्वेटिव चेंज, नाउ समवन इज टॉकिंग सेंस। ओके, नहीं, मॉडर्न वर्ड का मतलब क्या होता है? मॉडर्न वर्ड, यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज, गुड वन, गुड वन, गुड वन। टेक्नोलॉजीज, मॉडर्न का एक मतलब लिखा टेक्नोलॉजीज, रीसेंट, वेस्टर्नाइजेशन, अरे वेरी गुड, एक ने लिखा वेस्टर्नाइजेशन। एक ने लिखा वेस्टर्न, अपडेशन, वेरी गुड, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अपडेशन, लिखते जा रहा हूं मैं यहां पे जो मुझे समझ में आ रहा है, जो आप लोग लिख रहे हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, न्यू इवेंट, न्यू स्टाइल, न्यू ट्रेडिशन, साइंटिफिक अप्रोच, ठीक है, साइंटिफिक अप्रोच में टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया। वेरी गुड। मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है, या मॉडर्न होने का मतलब होता है, व्हेन यू चेंज, व्हेन यू अपग्रेड। नाउ लिसन केयरफुली, मॉडर्न होने का मतलब होता है दैट व्हेन यू अपग्रेड, व्हेन यू चेंज विथ चेंजिंग टेक्नोलॉजीज, आप जब बदलते वक्त के साथ, बदलती तकनीकों के साथ अपने आप को बदलते हैं, विदाउट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विथ योर रूट्स, कॉम्प्रोमाइजिंग विथ योर कल्चरल रूट्स, ये होता है मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि हाँ, हम वक्त के साथ बदलेंगे, हम नई तकनीक को अपनाएंगे, हम नई चीजों को ऑप्ट करेंगे, हम नई टेक्नोलॉजी के साथ कोप अप करेंगे, लेकिन उस नई टेक्नोलॉजी के साथ कोप अप करते वक्त हम अपने कल्चरल रूट्स को, हम अपने कल्चरल रूट्स को कभी भी खत्म नहीं करेंगे। एक बहुत बेसिक एग्जांपल देता हूं कि हमारे देश का जो बहुत ही फेवरेट फूड है दैट इज दाल चावल। दाल चावल हमारा फूड है। अब दाल चावल पहले जो है वो चूल्हे पे पकता था, फिर जो है वो स्टोव पे पकने लगा, फिर जो है वो कुकर आ गया, पहले वो बॉईल होके बनता था, अभी भी बनता है, ठीक है, फिर वो कुकर आ गया, फिर वो सोलर कुकर्स आ गए, फिर वो जो है गैस पे बनने लगा, फिर माइक्रोवेव आ गए, अब राइस कुकर आ गए। ग्रेजुअली चीजें बदल रही हैं, लेकिन क्या वो दाल चावल बदला? नहीं, वो दाल चावल नहीं बदला, उसको बनाने की तकनीकें बदलती गईं, उसको बनाने की तकनीकें बदलती गईं, वो दाल चावल वहीं का वहीं रहा। ये क्या हो गया? ये होता है मॉडर्नाइजेशन। हमने दाल चावल को नहीं छोड़ा, वो हमारा फूड है, वो हमारे कल्चर का पार्ट है, हम उसको जमानों से, हम उसको सदियों से, हम उसको जनरेशन से यूज करते आ रहे हैं। मॉडर्नाइजेशन। प्रॉब्लम कहां हुई? जब हमने मॉडर्नाइजेशन को कंफ्यूज किया वेस्टर्नाइजेशन से। प्रॉब्लम हमारे साथ क्या हो गई? हमने हमने अभी तो पिज्जा बर्गर आ गए, हाँ मैं वही बात कर रहा हूं। मॉडर्नाइजेशन को एक्चुअली हमने कंफ्यूज कर दिया वेस्टर्नाइजेशन से। वेस्टर्नाइजेशन से कंफ्यूज ऐसे हो गए, मैं आपको एक बहुत बेसिक एग्जांपल देता हूं। क्योंकि वेस्टर्नाइजेशन की जब हम बात करते हैं, जब हम, और तो सर अब एक चीज समझ में आ रही है कि कल्चर तो वही रखना है, टेक्नोलॉजी नहीं अडॉप्ट करनी है, ट्रेडिशंस तो वही रखना है, टेक्नोलॉजी नहीं अडॉप्ट करनी है। तो इस चीज में इस चेंज में आपको जिस चीज की जरूरत पड़ती है, इस चेंज में आपको जिस चीज की जरूरत पड़ती है, उसे हम कहते हैं रेशनैलिटी।
अब सर इसका हिस्ट्री से क्या ताल्लुक है, अभी समझ में आएगा, सब समझ में आएगा। लिखते जाओ साथ में, कितना, अब इससे ज्यादा पीपीटी पे नहीं पढ़ा रहा हूं, वरना ध्यान पीपीटी पे होता, मुझ पे थोड़ी होता। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड। हमारे यहाँ यूरोपियंस आए। अब हिस्ट्री की बहुत सी ऐसी चीजें जो मैं नहीं बताऊंगा तो कोई मतलब नहीं इन द सेंस कि मैं अगर बोलूं कि नहीं इसको मैं सस्पेंस रखना चाहता हूं, ऐसा कोई सस्पेंस नहीं है, हिंदुस्तान की कहानी सबको पता है। हमारे यहाँ जब यूरोपियंस आए तो वो क्यों आए, एक सवाल ये था। अब अगर रैशनैलिटी की बात करें तो उनके कल्चर में जो भी वो करते हैं उसमें कोई ना कोई लॉजिक होता है, उसमें कोई ना कोई रैशनैलिटी होती है, कभी अच्छी कभी बुरी, डजंट मैटर। लेकिन हमने एक बहुत गंदा परसेप्शन बना लिया है, द वेरी रॉन्ग परसेप्शन दैट वी हैव क्रिएटेड, कि उनको कॉपी करना, जो वेस्ट में हो रहा है उसे कॉपी करना मॉडर्नाइजेशन है। इंपैक्ट क्या हुआ ना, हमें अंग्रेजी आई और हिंदी हम भूल गए। हिंदी उर्दू जो भी जबानें हैं, अभी भी थोड़ा सा जो रीजनल लैंग्वेज है, फाइन, हम उनको कॉपी करने चले गए। मैं एक बहुत बेसिक एग्जांपल आपको देता हूं। कंजम्पशन ऑफ लिकर, वेस्टर्न कल्चर में आप देखोगे कि अल्कोहल का या लिकर का कंजम्पशन इज अ पार्ट ऑफ देयर कल्चर, इज अ पार्ट ऑफ देयर ट्रेडिशन। उनके यहां वेस्टर्न कल्चर में अल्कोहल या लिकर का कंजम्पशन करना इज अ पार्ट ऑफ देयर कल्चर और ट्रेडिशन। वैलिड। हमने देखा ओके, होल्डिंग अ ग्लास ऑफ वाइन and a glass of whiskey and talking about people is it looks cool, तो हमने कॉपी करना शुरू किया। हमने ये नहीं देखा कि उनके यहाँ इतनी ठंड पड़ती है। पहली चीज, उनके यहाँ ठंड इतनी पड़ती है कि दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ लिकर इज मे बी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर कल्चर बिकॉज दे नीड टू कीप देमसेल्व्स वार्म। उन्होंने उस तरीके को इजाद किया। हमारे यहाँ टाइप नहीं है कि 45 डिग्री की गर्मी पड़ रही है और जहरीली शराब पी के 100 लोग मर गए। रेशनैलिटी ऑप्ट नहीं की। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हमारे यहाँ तो कॉमन न्यूज है ना, जहरीली शराब पी के लोग मर गए। दिस इज अ कॉमन न्यूज इन अ कंट्री। व्हाई? बिकॉज वी डोंट अंडरस्टैंड दैट उस अल्कोहल में उसमें कुछ केमिकल रिएक्शन होता है, इथेनॉल का कंटेंट ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा। एंड एक्चुअली हमारे यहाँ एंड जस्ट टुडे आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, लास्ट नाइट आई वाज कमिंग ऑन द वे, और मैंने बहुत गंदा एक्सीडेंट देखा, रात में ही हुआ होगा, और बहुत गंदा एक्सीडेंट था। मतलब बाइक के 2 टुकड़े पड़े हुए थे यार। सो ड्राइव सेफली एवरीवन। कार के तो पता नहीं क्या हालात हुआ था, बाइक के 2 टुकड़े लिटरली अभी जस्ट नियर बाय। तो हमने उस रेशनैलिटी को हमने उस रेशनैलिटी को ऑप्ट नहीं किया, हमने उसके साइंस को ऑप्ट नहीं किया। हमने सिर्फ अच्छा ठीक है वेस्ट में लोग शराब पीते हैं, हम भी पिएंगे। हमने देखा, आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन एनीथिंग, इंडियन कल्चर का अटायर नहीं है, लेकिन हमने देखा ओके दे वियर शॉर्ट क्लोथ्स, लड़के लड़कियां सब, मैन वुमेन सब, हमने उसको ऑप्ट कर लिया। अरे तुम्हें ये नहीं पता कि भैया उनके यहाँ समर का मतलब होता है, वेस्ट में समर का मतलब होता है 18 to 24 डिग्री सेंटीग्रेड, वो भी 3-4 महीने के लिए, वो भी 3-4 महीने के लिए। उनकी बॉडी में सर्टेन डेफिशिएंसीज होती हैं, तो जब गर्मियां आती हैं, जब सूरज निकलता है, तो दे एक्सपोज देयर बॉडी टू सन, नॉट टू द पीपल। They are not exposing their body to show something that we are good, we are cool. No, they are exposing their body to sun. The sun bath कंसेप्ट वहां से आता है। हमने ऑप्ट कर लिया, गर्मी पड़ रही है 48 डिग्री, लड़का जो है बिल्कुल स्लीवलेस टी शर्ट, अरे भैया कवर कर लो, सनबर्न हो जाएगा। 45-48 डिग्री गर्मी पड़ती है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ क्या है, राजस्थान की तरफ आप देखेंगे तो औरतें जो है घूंघट करती हैं, आदमी जो है बड़ा बड़ा हेडगियर बांधते हैं। ग्रामीण इलाकों में जब आप देखेंगे, आप में से जो राजस्थान में होगा उसकी पता है जरूरत क्यों है। आप किसी भी डेजर्ट रीजन में जाएंगे, वहां पे औरतें जो है या आदमी जो है वो हर कोई अपने आप को कवर रखता है, क्योंकि वरना बॉडी में हवा चलने से सैंड पार्टिकल्स एंटर हो जाते हैं। ये रैशनैलिटी है उसकी। ये रैशनैलिटी है उस चीज की कि राजस्थान में आप देखोगे गर्मी इतनी होती है कि उस सनबर्न से बचाने के लिए उनका हेडगियर बहुत बड़ा होता है।
उनका हेडगियर बड़ा क्यों होता है? क्योंकि उनको सनबर्न से बचना है। औरतें जो है यहां तक घूंघट इसलिए नहीं करती कि कोई, अब वो प्रथा बन गई, उसका एक गलत इंटरप्रिटेशन लोगों ने कर दिया, वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात है। लेकिन उसका जो रेशनैलिटी थी यूज करने की, हम भी, ऐसा नहीं कि हमारा कल्चर इरेशनल था, हमारा कल्चर भी रेशनल था। तो वो रेशनैलिटी क्या थी कि भैया कवर नहीं करोगे तो नाक में आंख में सैंड पार्टिकल्स, पानी भरने जा रही हैं, गांव से बाहर की तरफ पानी भरने जा रही है, पानी की कमी है, तो भैया वो अगर वो अपना चेहरा कवर नहीं करेंगी तो आंख में, नाक में, कान में, मुंह में रेत चली जाएगी, इसलिए कवर करते थे। रेशनैलिटी गायब, हमने उसको एक बिल्कुल नया मीनिंग दे दिया। क्यों? ठीक है, ठीक है, यस, कल्चर कम्स फ्रॉम ज्योग्राफी। अलग अलग जगह है, आप आसाम की तरफ देखेंगे तो कल्चर अलग है, आप गुजरात की तरफ देखेंगे तो कल्चर अलग है। वहाँ पे वहाँ उन जगह की ज्योग्राफी का, उस जगह के क्लाइमेट का, उन जगह की चीज़ों का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, क्यों? रेशनैलिटी है। हमने क्या किया? हमने वेस्ट से कॉपी तो किया, हमने वेस्ट से कॉपी तो किया, लेकिन हमने रेशनैलिटी को नहीं समझा, हमने उस रेशनैलिटी को नहीं समझा, हमने उस तर्क को नहीं समझा। इसलिए हम होने तो चले थे मॉडर्नाइज, हो गए हम वेस्टर्नाइज, वो भी पूरी तरीके से नहीं। हमारे लिए जो मॉडर्नाइजेशन, या अगर हम वेस्टर्नाइजेशन को भी उससे सिनोनिमस मान लें एक टाइम के लिए, हमें जो मॉडर्नाइजेशन करना था, हमें करना था थॉट्स में, हमें करना था, अगर हमें ऑप्ट ही करना था तो हम ऑप्ट, ऑल्दो हमारे यहाँ इंडियन हिस्ट्री में थिंकर्स की, फिलोसोफर्स की कमी नहीं है। अगर आपको वेस्ट को ही कॉपी करना था, आप कॉपी क्या करते? आप एरिस्टोटल, प्लेटो की बात करते, फ्रेंच रेवोल्यूशन से बात करते, जेफरसन की बात करते, मॉन्टेस्क्यू की बात करते, रोसू की बात करते। लेकिन हमने मॉडर्नाइजेशन का मतलब समझ लिया, और किसी ने स्टार्टिंग में लिखा था, रेशनैलिटी मतलब तर्क, सही और गलत का फर्क, कोई चीज क्यों है, कोई चीज। हाँ, लिकर इज फॉरबिडन इन इस्लाम, इस्लाम ओरिजिनेटेड इन अरब, अरब में रेगिस्तान में अगर शराब पियोगे तो वैसे ही मर जाओगे, इतनी इतनी गर्मी होती है। फाइन, दैट्स द रीजन। नाउ प्रॉब्लम क्या थी? हमको वेस्टर्नाइज करने के लिए खुद को क्या कॉपी, हमें कॉपी करना था। ऐसा नहीं है कि हम दूसरे कल्चर से नहीं सीख सकते, हम दूसरे ट्रेडिशन से नहीं सीख सकते, हम दूसरे लोगों से नहीं सीख सकते, हम बिल्कुल सीख सकते। हमें करना क्या था? एरिस्टोटल को पढ़ते, प्लेटो को पढ़ते, जेफरसन को पढ़ते, मॉन्टेस्क्यू को पढ़ते, रोसू को पढ़ते। हमने कॉपी क्या कर लिया? पिज्जा, बर्गर। हमारे लिए वेस्टर्नाइजेशन का मतलब लेवाइस की जीन्स है, मैकडॉनल्ड्स का बर्गर है, और डोमिनोज का पिज्जा है। मॉल कल्चर में जाना हमारा वेस्टर्नाइजेशन का मतलब हो गया है। आपको अच्छी अंग्रेजी नहीं आती तो शायद आपको एक बहुत बड़ा मॉडर्न सोसाइटी का तबका है जो शायद आपको एक्सेप्ट भी ना करे। अगर आपको अच्छी अंग्रेजी नहीं आती, कहाँ से आ जाएगी अंग्रेजी? अंग्रेजी हमारी ज़बान नहीं है, हम उसे एक एडेड लैंग्वेज यूज़ करते हैं। हाँ, हम इतनी डाइवर्स लैंग्वेजेस हैं कि हम अंग्रेज़ों के आने की वजह से इंग्लिश एक इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज बन गई इंडिया की, क्योंकि इंग्लिश ने उस गैप को ब्रिज किया। क्योंकि अलग अलग लैंग्वेज थी ना, कश्मीर में अलग लैंग्वेज थी, बिहार में अलग लैंग्वेज थी, तमिलनाडु में अलग लैंग्वेज थी, गुजरात में, महाराष्ट्र में, बंगाल में, पंजाब में। इंग्लिश ने इन सबको ब्रिज करने का काम किया। तो इंग्लिश एक एडेड लैंग्वेज जरूर है, लेकिन आज के टाइम पे जिसको अंग्रेजी अच्छी नहीं आती, लोग उसको ऐसे देखेंगे कि पता नहीं क्या इसने गुनाह कर दिया। सीखना है तो उनसे जाके सीखो, ये सीखो कि उन्होंने कभी अपनी, जर्मनी में जाके अंग्रेजी बोलना फैशन नहीं है, या स्पेन में या फ्रांस में जाके अंग्रेजी बोलना फैशन नहीं है, बुरा मानते हैं। आपको ऐसे देखेंगे कि आप पता नहीं कौन सी जो है सेकंड ग्रेड की हरकत कर रहे हो कि आप अंग्रेजी फ्लॉन्ट कर रहे हो। वो अपनी लैंग्वेज में प्राउड फील करते हैं, वो अपने कल्चर पे प्राउड फील करते हैं। दिस इज रेशनैलिटी। वही कामयाब है जिसने अपने कल्चर से यहां मतलब अपना जो एक चलन है, आप उसमें मॉडर्नाइज होइए, आप उसमें नई टेक्नोलॉजी लाइए, बिल्कुल लाइए। और ये अंग्रेजों ने किया, उन्होंने उनके कल्चर में आपने सिर्फ एक चीज देखी कि अच्छा वो जो है उनके कपड़े जो है वो थोड़े से फैशनेबल है। कभी उनको सर्दियों में देखा है लॉन्ग बूट्स, ओवरकोट्स कवर्ड होते हुए? हैट पहनते हैं, क्यों पहनते हैं? सर्दी की वजह से पहनते हैं ना। कभी वो कॉपी किया? वो ओवरकोट्स, वो हैवी जैकेट्स, वो बहुत हैवी से विंटर वेयर्स, हमने वो कभी कॉपी नहीं किए। एग्जैक्टली, अपने यहां से सीखने के लिए बहुत है। यस, रेशनैलिटी मीन्स अ रीजन।
रेशनैलिटी मीन्स अ रीजन. एंड दैट्स, देखो बहुत अच्छी बात किसी ने लिखी, विहान, वेरी गुड यार. साउथ में देखिए लैंग्वेज को बहुत प्रेफरेंस दी जाती है. साउथ का डेवलपमेंट देखिए आप. साउथ से आपको आईआईटीएंस और सारी चीजें जो हैं वो सब चीजें दिखेंगी आपको. वहां से ऐसे लोग दिखेंगे जिन्होंने बहुत बड़ा नाम किया है. एंड दे आर प्राउड ऑफ देयर लैंग्वेज, दे आर प्राउड ऑफ देयर कल्चर. आई एम नॉट सेइंग इंग्लिश इज बैड. आई एम नॉट सेइंग कि किसी को वेस्ट को कॉपी करना या उस फैशन को कॉपी करना नहीं, गलत बिल्कुल नहीं है. वो आपका चॉइस है, वो आपका फ्रीडम है, आप कर सकते हैं. लेकिन कम से कम उसके पीछे का जो रेशनैलिटी है, उसके पीछे का जो रीजन है वो समझिए. उसके पीछे का रीजन समझिए. हम कभी नहीं समझ पाएंगे. और जो अंग्रेज या जो यूरोपियंस आए, पहले यूरोपियंस आए, अंग्रेजों की बात तो हम बाद में करेंगे. पहले जो यूरोपियंस आए उनको बहुत अच्छे से इस चीज का पता था. उनको यहां देख के समझ में आया. जब वो यहां आएंगे, वो यहां लोगों को ऑब्जर्व करेंगे, तो ऐसा नहीं कि वो रूल करने के मकसद से आए थे. वो रूल करने के मकसद से नहीं आए थे, वो तो बिजनेस करने आए थे. और आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अंग्रेजों ने, ब्रिटिश ने अपने कमर्शियल गोल को कभी सेकेंडरी नहीं किया. उन्होंने अपने कमर्शियल गोल को कभी भी सेकेंडरी नहीं किया. हमेशा अपने कमर्शियल गोल को प्रायोरिटी दी. क्योंकि उनकी रैशनैलिटी कहती थी कि हम यहाँ ट्रेड करना है, रूल करने नहीं, हम तो लूटेंगे और चले जाएंगे. असल लुटेरे तो वो थे. असल लुटेरे तो वो थे. एवरीवन, जिस आप we should be proud of Takshila and Nalanda. There's no wrong in that. Very good. Modernization is a fundamental concept which brings change in behavior of action, infrastructure, technology, but without compromising with your cultural roots. This is modernization. और इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री की जो शुरुआत है, और राधा दुनिया की जो मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत है, उसकी शुरुआत होती है एडवेंट ऑफ यूरोपियन से. एडवेंट ऑफ यूरोपियन से. नहीं सर, फास्ट तो नहीं करूंगा. मैं अपने अपने हिसाब से, अपने अपने तरीके से पढ़ाऊंगा. साउंड का इशू आ रहा है फिर से. मैं साउंड अभी तो ठीक करवाया यार. ठीक है साउंड ओके. अभी एक नई वो चल रही है. माइक को शर्ट के बाहर मतलब कहाँ लगा दूं? यहाँ लगा दूं माइक? तो ये लगा हुआ है. साउंड इज गुड. एक बार अपना ना रिफ्रेश कर लो यार. इफ एवरीवन इज सेइंग साउंड इज गुड. ओके ठीक है. तो हमारी जो मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत होती है, देखो स्लो चलेंगे जीतोगे. एडवेंट ऑफ यूरोपियन से. एडवेंट ऑफ यूरोपियन से. अरे अभी 1-1.5 महीना मुझे ही बर्दाश्त करना है. 2 महीना परेशान मत हो. एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न लंबा चलेगी कहानी. ओके अभी बुक की बात आगे करेंगे. ठीक है. अब सवाल यह है कि ये यूरोपियंस को हमारी जरूरत क्यों पड़ी? क्या यूरोपियंस को हमारी जरूरत? कॉमन आंसर, व्हाई यूरोपियंस एक्चुअली एग्जिस्टिंग विद ट्रेडिशनल वैल्यूज इज मॉडर्नाइजेशन. ठीक है. अब सवाल यह है कि यूरोपियंस को हमारी जरूरत क्यों पड़ी? व्हाई यूरोपियंस नीडेड अस? यस.
मसाले के लिए, ठीक है। एक एक सवाल ले लेते हैं, स्पाइसेस। किसी ने कहा मसालों के लिए, मेरा सवाल है वाई स्पाइसेस? ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। एक और रॉ मटेरियल के लिए किसी ने कहा ट्रेड के लिए, ठीक है। मेरा सवाल पहला था वाई स्पाइसेस। किसी ने ब्लैक पेपर का था, सोने की चिड़िया था, एंटरिंग इनटू ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक, नहीं। रिसोर्स मार्केट, लेबर, नेचुरल रिसोर्सेज, रिचनेस ऑफ रिसोर्सेज, लग्जरी, चीप रॉ मटेरियल। अरे नहीं, वो बहुत महंगा आता है, मसाले बहुत महंगे आते हैं। तुम्हें क्या लग रहा है इलायची हमारे यहाँ घरों में ऐसी सर्व कर देते, इलायची 1000 रुपए किलो आती है भाई आज के टाइम पे? नहीं। उन्हें स्पाइसेस किसी ने लिखा कुछ? हाँ, वेरी गुड। अभी मैंने आपको एक चीज बताई यहाँ पे, एक्चुअली रीजन यहाँ बताया था। इनका जो समर सीजन होता है ना यूरोपियंस का समर सीजन बहुत शॉर्ट होता है। यूरोपियंस का समर जो होता है वो शॉर्ट समर सीजन जो होता है वो शॉर्ट होता है, जिसकी वजह से उन्हें स्पाइसेस की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि अभी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में फूड प्रिजर्वेशन के लिए टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस नहीं थी। लंबे समय तक खाने को बचाए रखने के लिए, खाने को प्रिजर्व करने के लिए मसालों की जरूरत होती थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्हें स्पाइसेस चाहिए थे। ट्रेड वो पहले भी कर रहे थे, ऐसा नहीं था कि वो ट्रेड नहीं कर रहे थे। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस की बेसिकली शुरुआत सी रूट टू इंडिया से होती। एडवेंट ऑफ, अब उनको स्पाइसेस चाहिए थे। उसके अलावा उन्हें देखा इंडिया में कॉटन बहुत होता है, स्पाइसेस होते हैं, ऐसी चीजें होती हैं, तो स्पाइसेस की जरूरत थी, क्योंकि उनका समर सीजन शॉर्ट था तो कल्टीवेशन पीरियड शॉर्ट था। 4 महीने गर्मी है, 8 महीने सर्दी है। खाने को बचा के कैसे रखें हम? पिकल में क्या, हमारे यहाँ अचार बनता है ट्रेडिशनली, तो अचार हम किसी चीज पे पकाते हैं? हम अचार किसी चीज पे पकाते थोड़ी है, हम तो उसको जो भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं उनको एक करेक्ट कॉम्बिनेशन में रख देते हैं विथ स्पाइसेस। यही तो पिकल है। पिकल को हम कोई कुक करने थोड़ी जा रहे हैं। साल भर हम उन चीजों को यूज कर पाए तो हम उसको प्रिजर्व कर देते हैं मसालों में डाल के। फाइन। व्हाट इज पिकल? ट्रेडिशनली यूज हो रहा है ना, क्या कर रहे हैं उसको, किसी चीज पे कुक कर रहे हैं, फ्रीजर में रख रहे हैं, बल्कि फ्रिज में रखने से तो और खराब हो जाता है पिकल। टू प्रिजर्व फूड दे नीडेड अस। एक और चीज थी, एक्सपेंशन उन्होंने बहुत बाद में शुरू किया। एक्सक्यूज मी, एक्सपेंशन उन्होंने बहुत बाद में शुरू किया, अभी उनको ट्रेड की जरूरत थी। अब दूसरी चीज, वहां इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हो गई थी, और उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए उन्हें जरूरत थी रॉ मटेरियल्स की। उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए उनको जरूरत थी रॉ मटेरियल्स की, और वो रॉ मटेरियल्स मिल रहे थे हमारे पास। उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की, अरे अरब्स का भी वो रोल देखेंगे। फाइन। अब सर क्या ट्रेड नहीं हो रहा था? दुनिया की हिस्ट्री में 1453 इज वेरी इंपॉर्टेंट। दुनिया की हिस्ट्री में 1453 इज एन इंपॉर्टेंट ईयर। 1453 इसलिए, देखो दुनिया में जब पिछले 1500 साल से जो लड़ाई चल रही है ना, वो लड़ाई चल रही है सुप्रीमेसी की, जिसे हम कहते हैं ना वर्चस्व की लड़ाई, ये वो चल रही थी। और ये सुप्रीमेसी चल रही थी बिटवीन क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स, कि कौन दुनिया के इस पूरे हिस्से को डोमिनेट। अमेरिका तो अभी मिला भी नहीं था, अमेरिका को तो हटा दो, सिर्फ यूरोप, अफ्रीका, अरब, एशिया, ये वाला रीजन था, कि दुनिया के इस हिस्से पे डोमिनेशन किसका होगा। उस दौर में 15th सेंचुरी में दुनिया के 3 बड़े शहर जो थे, पहला था लंदन, दूसरा था कॉन्स्टेंटिनोपल, और तीसरा था फ्लोरेंस। फ्लोरेंस इटली में है। कॉन्स्टेंटिनोपल इज मॉडर्न डे इस्तांबुल। और yeah, I'll explain that in English as well, there's no problem in that. Fine.
कॉन्स्टेंटिनोपल वॉज इंपॉर्टेंट। कॉन्स्टेंटिनोपल आज भी आप देखेंगे टर्की की पोजीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। टर्की का आधा हिस्सा यूरोप में आता है, आधा हिस्सा एशिया में आता है। इस्तांबुल जो बालफोर्ट सी के पास है, वो एक तरीके से नई, और जो यूरोप, एशिया, अफ्रीका के लिए जो सी रूट था, तो दिस वाज इंपॉर्टेंट। और 1453 तक इस्तांबुल या कॉन्स्टेंटिनोपल वाज अंडर द रूल ऑफ बाइजेंटीन एम्पायर। सुनते जाना कहानी बस। बाइजेंटीन एम्पायर, और ये क्रिश्चियंस का था, ठीक है, बाइजेंटीन एम्पायर क्रिश्चियंस का था। 1453 फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। अब 1453 में क्या हुआ, ये जो कॉन्स्टेंटिनोपल था ये चला गया ऑटोमन एम्पायर में, विच वॉज ऑफ मुस्लिम्स। नहीं, मैं जैसे पढ़ा रहा हूं मैं पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। ये क्या हुआ, ये कॉन्स्टेंटिनोपल 1453 में किसके पास चला जाता है, ऑटोमन एम्पायर के पास। तो ये जो रूट था, ये जो ट्रेड रूट था, अरब्स जो ट्रेड रूट था, उस पे अब अरब्स का कब्जा हो गया। यूरोपियंस ने कभी भी, ऑटोमन्स का या मुस्लिम्स का कब्जा हो गया। यूरोपियंस ने कभी भी सी रूट के बारे में नहीं सोचा था, क्योंकि उस सी रूट जो है वो अरब के थ्रू आ रहा था। अगर आप वर्ल्ड मैप में देखें, तो यू विल सी, नाउ पार्डन मी फॉर माय ड्राइंग, ठीक है, लेट्स से दिस इज स्पेन, दिस इज फ्रांस, तो ये यूरोप है, यहां पे ये आपका अरब रीजन है, ये आपका लेट्स से कहीं कॉन्स्टेंटिनोपल है, और ये सेंट्रल एशिया। सो इंडिया से ये इंडिया है, ठीक है। एक ट्रेड रूट ये जाता था, लेट्स से दिस वाज द लैंड ट्रेड रूट, इट वाज द लैंड ट्रेड रूट। लेकिन अब यहां पर जो है इस रीजन पे अब मुस्लिम्स का रूल हो गया, तो क्रिश्चियन ट्रेडर्स को जो है, क्रिश्चियन ट्रेडर्स को कोई वो नहीं पड़ा, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। ये आपका अफ्रीका आ जाता है यहाँ पे, ओह सॉरी, नॉट हियर, लाइक दिस। अरे ठीक है यार, अब तुम लोग ज्योग्राफी पढ़े हुए हो, इतना समझ जाओगे, ठीक है। दिस इज अब, और ये जो अरब यहां से ट्रेड कर रहे थे, अरब क्या करते थे, यहां से सी रूट से जाते थे, यहां पे अपना सामान लाते थे, और ये लाके यूरोप में बहुत महंगा बेचते थे। फाइन, ओके। अब जब 1453 में ये वाले हिस्से पे हो गया कब्जा, तो यूरोपियंस को लगा कि हमारा तो ट्रेड खत्म हो जाएगा, और उसके बाद क्वेस्ट शुरू होती है सी रूट इंडिया के लिए ढूंढने की। तो उनको प्रॉब्लम क्या थी, उन्हें पहली चीज थी स्पाइसेस की जरूरत थी। अब एक और चीज, ये जो लैंड रूट था, ये इंडिया से लेके, तो ये इंडिया आज के टाइम का मान लेते हैं, ये पाकिस्तान आ गया, ये अफगानिस्तान, ये ईरान, ये इराक, ये उज्बेकिस्तान, ये तुर्किस, मतलब इंडिया से जो रूट जा रहा था, जो लैंड रूट जा रहा था, वो ऑल सीजन नहीं था, विंटर हार्श थे। इस रीजन में आपने जो है देखा होगा, ज्योग्राफी अगर आपकी हो गई है तो यहां पर जो है सर्दियां बहुत होती हैं, तो ऑल सीजन रूट तो है नहीं सेंट्रल एशिया वाला, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो इलाका था, ये जो सेंट्रल एशिया का इलाका था, ये बिलोंग करता था उज्बेक को, ताजिक को, तुर्क को, अफगान्स को। अफगान्स में अपने आप 27 ट्राइब्स हैं। मतलब यू कांट इमेजिन कि ये इतने खतरनाक वॉरियर्स थे, टफ टेरेन उनके पास। देखो वहां जो लोग लड़ाके हैं, या हिस्टोरिकली वहां जो है ट्राइब्स जो है वो फाइटिंग टेंडेंसी की होती है, उसकी वजह है, फाइटिंग टेंडेंसी की इसलिए होती हैं, उज्बेक, ताजिक, तुर्क, किर्गिज, तुर्की में अपने आप 40 ट्राइब्स हैं, अफगान्स की जो है अलग अलग ट्राइब्स हैं। ये इतनी ज्यादा फाइटिंग टेंडेंसी की, इतनी ज्यादा अग्रेसिव इसलिए होती हैं क्योंकि उनका टेरेन टफ है, वो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, वो पथरीली जमीन पर रहते हैं, उनके पास कुछ उगता नहीं है। जब उगता नहीं है तो खाने की है कमी, खाने की है कमी, तो वो करते हैं अटैक। एट द एंड ऑफ द डे
what happens at the end of the day, what happens that, कोई बात नहीं, फाइन, हजारा, हाँ वो उसकी वजह है ना, वो लड़ते रहे, वो लड़ते इसीलिए रहे क्योंकि खाने की कमी थी। समझो हर चीज के पीछे रीजन है, हर चीज के पीछे कुछ कहानी है। कोई इंसान है तो क्यों है, कोई ऐसा है तो क्यों है। अब क्या हुआ, दे डोंट हैव एनीथिंग टू लूज, वो फाइटिंग टेंडेंसी, और जो भी पथरीले टेरेन में रहता है ना, वो फिजिकली उसकी फिजिक जो है वो हैवी होती है, वो हैवी बिल्ट होती है, नेचर है ये, ठीक है। नाउ यू सी दैट ये रूट, इस पे तो ऑल सीजन रूट नहीं था, दूसरा इस पे जो है ये सेफ नहीं था, तीसरा इस पे मुस्लिम्स का रूल आ गया। तो यूरोपियंस के अंदर एक बेचैनी हुई कि कुछ नया करना है, कोई नया रास्ता ढूंढना है, एंड they started searching for an alternate sea route to India. अब एक सी रूट, एक समुद्री रास्ता जो है वो ढूंढने की जो है होड़ लगी। ऐसा नहीं था कि हिंदुस्तान के लिए सी रूट की खोज जो है वास्को डी गामा में जो है पहली बार जो है वो किया, ऐसा नहीं है। बहुत सारे नाम आते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रिंस हेनरी ऑफ पोर्चुगल, प्रिंस हेनरी ऑफ पोर्चुगल, इसको कहा जाता था द नेविगेटर। अभी एक और इंटरेस्टिंग चीज पता चलेगी, इसको कहा जाता था क्या, इसको कहा जाता था नेविगेटर। इन भाई साहब को बड़ा शौक था, क्योंकि ये यूरोप में रेनेसां का दौर था, ये यूरोप में जो है एज ऑफ डिस्कवरी था, तो यहां इन चीजों को प्रमोट किया जाता था। ये नेविगेटर वाला टाइम आया, इसने क्या किया कि जो दो रूट थे, देखो हुआ क्या, एक रूट ये था, यहां पर भी मुस्लिम डोमिनेंस आ गया, और ये जो मेडिटेरेनियन वाला रीजन था, यहां पर भी मुस्लिम डोमिनेंस आ गई। ये बोले अब हम परेशान, ये मुस्लिम्स तो जो है हमें हमारे ट्रेड को अफेक्ट कर रहे हैं। और अरब ट्रेडर्स बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे थे, अरब ट्रेडर्स बेतहाशा प्रॉफिट कमा रहे थे। हमारे यहाँ से ऐसा नहीं था कि वो वास्को डी गामा के बाद ट्रेड शुरू हुआ, नहीं, वास्को डी गामा से पहले भी ट्रेड हो रहा था। तो अब वो सर्च फॉर द न्यू सी रूट टू इंडिया, उसकी शुरुआत होती है। इसी दौरान क्या हुआ, 1492 में इसी अटेम्प्ट में, इन ऑर्डर टू सर्च सी रूट टू इंडिया, what happened in 1492, Christopher कोलंबस ने ढूंढ लिया गलती से अमेरिका। दुनिया को पता ही नहीं था, 1492 तक दुनिया को पता ही नहीं था कि अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के नाम की भी कोई जगह है। नाउ व्हाट हैपेंड, ब्रिटेन अभी इंटरेस्टेड नहीं था कॉलोनाइजेशन में। इस टाइम पे, ये 1492 के टाइम पर, जब अमेरिका की डिस्कवरी होती है, जब अमेरिका ढूंढ लिया जाता है, तो जो कॉलोनाइजर्स थे, एक ट्रीटी होती है जिसको कहा गया 1494, 2 साल बाद 1494 में एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिला। एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिला। इस ट्रीटी में ये क्या होता है, ये ट्रीटी होती है, दिस ट्रीटी वॉज बिटवीन स्पेन और पुर्तगाल के जो रूलर्स होते हैं, स्पेन और पुर्तगाल के जो रूलर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो एक ट्रीटी करते हैं 1494 में, विच वॉज कॉल्ड एज ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिला। और अटलांटिक ओशन में एक इमेजिनरी लाइन बनाते हैं,
अटलांटिक ओशन में क्या करते हैं, अटलांटिक ओशन में एक इमेजिनरी लाइन बनाते हैं विच वॉज 1300 माइल्स वेस्ट ऑफ केप ऑफ वर्डी। एक ऐसी लाइन जो दो हिस्सों में बांटती है दुनिया को। और कौन सी दुनिया को? एंड दिस इमेजिनरी लाइन ये डिवाइड करती है दिस डिवाइड्स नो ये जो 13 लाइन है ये जो है डिवाइड करते हैं, फाइन, कि जो नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड है हम उसमें एक्सपेंशन करेंगे, मतलब हम ये मुस्लिम डोमिनेशन को खत्म करेंगे। इस लाइन के, ये लाइन पता है कहां थी? ये कह लो यहां पर यूरोप है, तो यहां पर ये आ गया आपका साउथ अमेरिका आ गया। कुछ इन्होंने इस लाइन को ऐसे डिवाइड किया, यहां पे नॉर्थ अमेरिका है, रफली कुछ इस तरीके से इन्होंने डिवाइड किया। रफली इन्होंने इस लाइन को कुछ इस तरीके से डिवाइड किया और कहा कि ये हिस्सा पोर्चुगल का, मतलब इस हिस्से, इस लाइन से इधर जितना होगा उसको पोर्चुगल देखेगा, इस लाइन से इधर जितना होगा उसको स्पेन देखेगा। इसीलिए आप सेंट्रल अमेरिका में आप देखोगे, साउथ अमेरिका में ब्राजील की लैंग्वेज क्या है? ब्राजील में पोर्चुगीज ज्यादा बोली जाती है, लेकिन आप ब्राजील के अलावा दूसरे साउथ अमेरिकन कंट्रीज देखोगे वहां स्पेनिश ज्यादा बोली जाती है। ये आपस में डिवाइड कर गए। दुनिया को कर रहे थे डिवाइड, ये आपस में दुनिया को बांट रहे हैं। मतलब स्पेन और पुर्तगाल जरा जरा से मुल्क आपस में दुनिया को बांट रहे हैं। बोले तुम उधर का रखो, हम इधर का रखते हैं, इधर जो है एक्सपेंशन हम करेंगे, उधर एक्सपेंशन तुम करना। और आप देखो कि इसीलिए साउथ अमेरिका की जब आप लैंग्वेजेस की बात करोगे तो ब्राजीलियन कोई लैंग्वेज नहीं है, वहाँ पोर्चुगीज और स्पेनिश बोली जाती है। अर्जेंटीना में स्पेनिश बोली जाती है। मैक्सिकन और जो सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है वहाँ स्पेनिश पोर्चुगीज बोली जाती है। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने आपस में एक दूसरे को डिवाइड कर लिया, दुनिया को डिवाइड कर लिया। समझ में आ रहा है? अच्छा अब एक बात बताओ, कुछ कनेक्ट कर पा रहे हो? अभी मुझे पता है इट्स वेरी अर्ली टू आस्क, तो कुछ भी नहीं बताया मैंने, लेकिन कुछ दुनिया में, दुनिया की पिक्चर कुछ क्लियर हो रही है इस पॉइंट तक जहां तक मैंने बताया? अरे सर माय टीचिंग स्टाइल का पता नहीं, लेकिन माय कंटेंट इज सिमिलर टू हिस्ट्री। अब अगर ये ट्रीटी 1494 में हुई थी, ये ट्रीटी जो है ना, ये स्पेक्ट्रम में भी यही लिखी है, ये एनसीईआरटी में भी ये लिखी है, ये पोर्चुगीज जब पढ़ते होंगे तो भी वो इसी ट्रीटी को पढ़ते होंगे, स्पेनिश जब पढ़ते होंगे वो भी इसी ट्रीटी को पढ़ते होंगे, ब्राजील अपनी हिस्ट्री पढ़ता होगा वो भी इसी ट्रीटी को। हिस्ट्री तो नहीं बदल सकती ना। अंडरस्टैंड दिस, अंडरस्टैंड दिस। हाँ इट्स ओके, इवन इफ यू आर ठीक है, तो यस, दैट्स द पॉइंट। एंजॉय इट लाइक अ मूवी। तो अब समझ में आया? अब इमेजिन करो ये पुर्तगाल ने दुनिया, अब इसलिए आपको इस तरफ क्यों पुर्तगाली इंडिया की तरफ आए ये समझ में आया? क्योंकि हम इस लाइन के इधर थे, हम इस लाइन के इधर थे, तो पुर्तगाली इधर आए। हमारे यहाँ कभी स्पेनिश कॉलोनाइजर्स नहीं थे क्या? स्पेनिश भी तो कॉलोनाइजर थे, लेकिन वो कभी हमारे यहाँ नहीं आए, क्योंकि इनके बीच एक ट्रीटी हुई जिसने दुनिया को बांट लिया। इनके बीच एक ट्रीटी हुई, ओके, इनके बीच जो ट्रीटी हुई, उन्होंने दुनिया, इसलिए स्पेनिश हमारे यहाँ कभी नहीं आए। पोर्चुगीज आपको उधर दिखेंगे, ब्राजील की तरफ दिखेंगे, लेकिन ब्राजील के उस तरफ पोर्चुगीज नहीं दिखेंगे। फाइन। ठीक है, सो व्हाट दे डिड, इन्होंने जो नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड था उसको डिवाइड किया। फाइन, ये तो ये बन तो रहा है, इसी को उतार लो, इसी को उतार लो। एक चीज याद रखना, यहाँ सब ना इंडियन से ये रीजनलिज्म फैलाओगे ना, मैं बैन करवा दूंगा। अभी वो फ्रांस क्यों आए वो बता दूंगा। फाइन, याद देखो प्लीज,
आप लोग यहाँ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तैयारी के लिए आओ, ये रीजनलिज्म वाले मत करा करो, कोई डिवीजन नहीं है, हम सब एक हैं। ये जो डिवीजन है ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए किया गया है, वरना पूरा हिंदुस्तान एक है। प्लीज प्लीज। ये देखो अब शुरू हो जाएगा ना यहाँ पे। I'll request the moderator, anyone doing any kind of regional comments, ban them immediately. नहीं बच्चे, नहीं, मुझे सिर्फ यहाँ पढ़ाना नहीं है, मुझे आपको एक अच्छा इंसान, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बनाना है। देखो इंटरव्यू की तैयारी है, इंटरव्यू भी देना पड़ेगा ना। इस तरीके की चीजें करोगे आप, यहाँ से मेरा पढ़ाया हुआ पढ़ लोगे, चलो प्रीलिम्स निकाल लोगे, मेंस निकाल लोगे। अगर मैं आपको इंटरव्यू के लिए नहीं रेडी कर पाया तो मेरा पढ़ाना ये तो किसी मकसद का नहीं है ना। मुझे सिर्फ यहाँ हिस्ट्री थोड़ी कंप्लीट करनी है, मुझे तो तुम्हें आईएएस बनाना है यार। मुझे तुम्हें मदद करनी है, मुझे तुम्हें उस आखिर पॉइंट तक लेके जाना है। मुझे यहाँ पढ़ाना होता बेटे, मैं यहाँ पे ना अभी तक ऑनेस्टली कोई हिस्ट्री की क्लास नहीं होगी जहाँ पे इन चीजों की बात होती है। मैं अब तक ना एडवेंट ऑफ यूरोपियंस फ्रेंच खत्म करके मैं इंग्लिश शुरू कर चुका होता, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना है। मुझे आपको उस चीज को ऑब्जॉर्व कराना है, मुझे आपको एक बेहतर एक ऐसा, आपने आईएएस देखा है, आईएएस आईपीएस को देखा है ना, उनके अंदर क्या है, मतलब कोई एक्स्ट्रा कुछ सिर पैर कान कुछ एक्स्ट्रा बॉडी पार्ट्स हैं, कुछ ऐसा जो है वो है नहीं ना। सिर्फ उनके अंदर एक चीज है जो आपको अपने अंदर लानी है, वो ये कि उनके अंदर उनका नॉलेज रिफ्लेक्ट होता है, उनकी पर्सनालिटी में जो उन्होंने ज्ञान लिया है, जो उन्होंने समझा है, वो रिफ्लेक्ट होता है। यहाँ यूरोप और इसको समझने से, आप जब तक आप इसको समझोगे नहीं यार ये दुनिया में चल क्या रहा था, आपका विजन ब्रॉड नहीं होगा, आपके दिमाग के जो चक्षु हैं वो नहीं खुलेंगे। अपने दिमाग को ओपन अप करना है। फाइन। नहीं, इररेलेवेंट बात नहीं है बच्चे। देखो मैं यहाँ कमेंट एक बंद करवा सकता हूँ, लेकिन पता है कमेंट बंद कराने से क्या होगा, मैं किसी बैच में कमेंट बंद नहीं करवाता। मुझे बहुत बार कहते हैं सर कमेंट बंद करवा दीजिए, सब कहते हैं कमेंट बंद करवा दीजिए, मैं नहीं करवाता। क्योंकि अगर इन सब में मैं इग्नोर करता हूँ बच्चे, लेकिन इन सब में एक भी जेन्युइन डाउट होगा ना, एक भी जेन्युइन डाउट होगा और मैं उसे नहीं क्लियर कर पाऊंगा तो मेरा यहाँ पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। मैं कमेंट बंद नहीं कराऊंगा, लेकिन हाँ मैं आपको इतना मच्योर बना दूंगा कि ग्रेजुअली ये जो कमेंट्स यहाँ पर इररेलेवेंट हैं वो सुधर जाएं। 150 दिन बचे हैं एग्जाम को, 150 दिन बचे हैं प्रीलिम्स को। स्टॉप दिस। मैं चाहूं बंद कर, मुझे तो कुछ नहीं है ना, मैं तो बंद करवा दूंगा, खत्म। फाइन। नहीं वो स्टॉप हो जाएगा, इग्नोर बेटा, लेकिन देखना तो पड़ता है। लेकिन अगर कुछ रीजनल होगा कि कोई बंगाल से कौन है और बिहार से कौन है, ये मत करना मेरी क्लास में, मैं साफ बता रहा हूँ। मैं इंडियन हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जा रहे हो। इन रीजन को आपके लिए सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब होना चाहिए। नहीं, आई नो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई इग्नोर, लॉट ऑफ थिंग्स आई इग्नोर, मैं देख रहा होता हूँ सब। लेकिन पता है क्या है, मैं नहीं चाहता कि किसी बच्चे का कोई एक डाउट भी जो है ना वो मिस हो जाए यार। पढ़ने आए हैं, एक बच्चा भी तुम में से पढ़ रहा होगा ना, जो सीरियसली पढ़ रहा होगा और मुझसे 1000 बार पूछेगा, मैं सही बता रहा हूँ, मैं 1000 बार बताऊंगा। नहीं हो तो किसी दिन आजमा लेना। फाइन। अब हाँ ये देखो, अब किसी ने पूछा स्पेन को